बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 वेव्स का 6 टॉपिक स्टेशनरी वेव को समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, स्टेशनरी वेव को हम स्टैंडिंग वेव्स का भी नाम देते हैं। ये एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेव जो है वो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट कर कर वापस आ जाए तो बेटा वो आने वाली वेव्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो बेटा कुछ इस तरह की वेव प्रोड्यूस होंगी और ऐसी वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। ये वेव्स जो हैं बेटा ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती बल्कि एक ही जगह पर मौजूद रहती हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे स्टेशनरी वेव्स को? Stationary waves, also called standing waves, where the wave do not appear to travel through space but instead oscillate in place. They result from the superposition of two identical waves traveling in opposite direction with the same speed, amplitude and frequency. एक्सप्लेनेशन में फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स की? व्हेन वेव्स आर रिफ्लेक्टेड at the boundary they interfere with oncoming waves creating stationary waves. The interference can be constructive forming antinodes or destructive forming nodes. मतलब जब हमारे पास इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे पास एंटीनोड्स बनेंगे, ये एंटीनोड है, और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे पास नोड क्रिएट होगा। की करेक्टरिस्टिक्स में आपने याद रखना है एनर्जी ट्रांसफर। स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं यानी स्टेशनरी वेव्स जो है हमारे पास ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। नो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन स्टेशनरी वेव्स। वेवलेंथ रिलेशनशिप याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज, एंड नोड और एंटी नोड में फर्क कितना होता है? मतलब हमारे पास एंटी नोड से एंटी नोड जो होगा वो होगा बेटा पाई/2, और अगर एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस हम निकालें तो बेटा ये बनेगा पाई/4, मतलब वेवलेंथ का फोर्थ पार्ट। सर्कुलर वेव के अगर हमने स्टैंडिंग वेव्स देखनी हो या स्टेशनरी वेव देखनी हो तो बेटा हम मिल्क के ऊपर जब वेव्स बनती हैं तो बेटा वो एक किस्म की स्टैंडिंग वेव्स होती हैं जिनको हम स्टेशनरी वेव्स भी नाम दे सकते हैं और वो सर्कुलर पाथ में होती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमारे पास एक रस्सी है, एक धागा है जिसको हमने दोनों एंड पर बांधा हुआ है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेटा ये भी फ्रिक्शन लेस है और ये भी क्या है, फ्रिक्शन लेस है। अगर बेटा हम इस रस्सी को सेंटर से प्लग करते हैं, यहाँ से खींचते हैं तो बेटा ये रस्सी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी और ये जो फॉर्म है बेटा इसको हम स्टेशनरी वेव का नाम देंगे। अब इस टॉपिक के अंदर हमने क्या करना है, हमने बेटा इस रस्सी की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हर मोड के अंदर हम 3 मोड लेंगे, उसके बाद बेटा nth मोड की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करेंगे। डिफाइन कर एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को? व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड प्लग स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट फिक्स एंड द वेव पैटर्न डिपेंड ऑन द मोड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब ये जो वेव का पैटर्न है अगर हम सेंटर से प्लग करेंगे किस तरह होगा, अगर हम 1/4 से करेंगे तो बेटा कुछ इस तरह की वेव प्रोड्यूस होगी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। अगर बेटा टोटल लेंथ जो थी बेटा हमारे पास L थी तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो वेव बनी है ये वेव का हाफ पोर्शन है, मतलब λ/2 है। तो हम कहेंगे लेंथ जो है वो इक्वल है बेटा हमारे पास λ/2 के। तो यहाँ से λ1 आएगा बेटा 2L के इक्वल, जबकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी का रिलेशन होता है बेटा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पर अगर हम λ1 की वैल्यूज पुट करेंगे 2L तो बेटा हमारे पास वैल्यू बनेगी F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 2L। V क्या है हमारे पास? V हमारे पास स्पीड है और स्पीड को बेटा फार्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाई M। यहाँ पर बेटा इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का F1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर रूट T मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाई M। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकंड हार्मोनिक। मतलब अब हमने जो धागा था, जो रस्सी थी हमारे पास, उसको सेंटर से प्लग नहीं करना बल्कि 1/4 पार्ट से प्लग करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेव्स बनेंगी। यहाँ पर जो टोटल लेंथ है बेटा, अब ये टोटल एक कंप्लीट वेव बन रही है तो हम कहेंगे लेंथ जो है बेटा हमारे पास λ2 के इक्वल है। तो λ2 इज इक्वल टू L है। F2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई λ2। की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा
F2 आ जाएगा हमारे पास V डिवाइडेड बाय L। V की वैल्यू दोबारा उसी तरह पुट। अगर फ्रीक्वेंसी के इस फार्मूले को बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो बेटा हमारे पास 2 यहाँ पर नीचे आ रहा था F1 में, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2F1 से, मतलब सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी F2 इज इक्वल टू 2F1। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, अब हम इसको 1/8 पार्ट से प्लग करेंगे। जब हम इसको 1/8 पार्ट से प्लग करेंगे तो इसके 3 लूप बनेंगे, एक ये और एक ये। जो टोटल लेंथ होगी बेटा हम उसको लिखेंगे, टोटल लेंथ हमारे पास इक्वल है 3/2 लैम्डा 3 के। अब यहाँ से बेटा अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा 3 इक्वल आएगा 12 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से बेटा हम लैम्डा 3 की वैल्यू उसी तरह फ्रिक्वेंसी के फार्मूले में पुट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनेगा 3V डिवाइडेड बाई 2L। अब यहाँ पर बेटा V की वैल्यू हमारे पास उसी तरह स्क्वायर रूट TL डिवाइडेड बाई M वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास 3 को अगर हम सेपरेट करें तो रिमेनिंग जो फार्मूला बनेगा वो F1 का जो हमने इस स्लाइड में पढ़ा था ये वाला F1 के इक्वल आएगा। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू 3F1। तो बेटा हमने फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F1 फाइंड आउट की, उसके बाद F2 में देखा कि जो फ्रिक्वेंसी आई थी वो 2F1 की इक्वल आई थी। F3 में देखा कि फ्रिक्वेंसी आई है 3F1। तो हम जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं फॉर nth मोड के लिए कि हमारे पास nth मोड के लिए जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो बनेगी Fn इज इक्वल टू NF1। मतलब हमारे पास जितना बेटा मोड बढ़ता जाएगा उतनी बेटा F1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 7th मोड की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो बेटा n की जगह मैं 7 पुट करूंगा तो बेटा उस लूप की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 7th F1, मतलब F7 इज इक्वल टू 7F1। और बेटा ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला आ गया। दिस शो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ हायर हार्मोनिक इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। मतलब जो पहले लूप की फ्रिक्वेंसी थी F1 की फ्रिक्वेंसी थी वही फ्रिक्वेंसी इंटेग्रल मल्टीपल है बाद वाले आने वाले लूप्स की फ्रिक्वेंसीज के। और बेटा की कंक्लूजन में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो मिनिमम फ्रिक्वेंसीज थी वो थी हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और हमारे पास जो स्प्रिंग रेजोनेट करता है बेटा वो हमारे पास जो वन लूप होता है उसकी लेंथ होती है लैम्डा बाई 2। इसी तरह बेटा हमारे पास जो हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसमें हम उसको कहते हैं या तो ओवरटोन्स का नाम देते हैं या हार्मोनिक का नाम देते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएंगी हमारे पास वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।